क्या आप जानते हैं यूनिवर्स का सिर्फ 4% हिस्सा ही ह्यूमंस के लिए विजिबल है, जिनमें से स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज आती हैं। बचा हुआ 96% हिस्सा डार्क है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि स्पेस मिस्ट्री से भरा हुआ है। इसी तरीके से ब्लैक होल्स यूनिवर्स के ओनली ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को अपने अंदर ट्रैप कर सकते हैं। और 400 साल पहले केपलर ने आसमान में ऐसा क्या देखा कि उनकी रातों की नींद उड़ गई। आज की इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। साल था 1604 जब जर्मन एस्ट्रोनॉमर योहानस केपलर डिनर करने के बाद बालकनी में खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्हें कुछ बहुत ही स्ट्रेंज होते हुए दिखाई देता है। वो एक स्टार को देखते हैं जो बाकी के स्टार से बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। इस मंजर को देखने के बाद उन्हें ये लगा कि ये एक बेबी स्टार है जो अभी अभी बॉर्न हुआ है, लेकिन असल में वो एक सुपरनोवा था। Yes, it was the most recent सुपरनोवा जिसे मिल्की वे गैलेक्सी से देखा गया, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से। तो जानते हैं ये सुपरनोवास कैसे फॉर्म होते हैं। सुपरनोवा तब फॉर्म होते हैं जब स्टार्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। जब एक मैसिव स्टार का फ्यूल ख़त्म होता है, देन इट कूल्स डाउन, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है और स्टार सडनली एक्सप्लोड हो जाते हैं। एक्सप्लोजन से स्टार्स का आउटर पार्ट ख़त्म हो जाता है और पीछे बच जाता है हेविली डेंस कोर और जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस। ये जाइंट क्लाउड्स होते हैं नेब्यूला। करीब 400 सालों तक साइंटिस्ट के लिए ये ब्राइटेस्ट एक्सप्लोजन मिस्ट्री बना रहा। पूरे यूनिवर्स का लेस देन 5% पार्ट बना है कॉस्मिक डस्ट, स्टार्स, गैलेक्सीज और नेब्यूला से। रिमेनिंग पार्ट इज completely dark. It is either dark matter or dark energy. So what exactly is dark matter? डार्क मैटर वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो गैलेक्सीज को एक साथ जोड़ कर रखता है, और डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस फोर्स है जो गैलेक्सीज के एक्सपेंशन को इन्फ्लुएंस करता है। इसे एक तरीके से मिस्टीरियस फोर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये एक तरीके का फ्लूइड है, सब्सटेंस है या फिर कोई ग्रेविटी। एग्जाम्पल के लिए ये वो फोर्स है जिसकी वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क एनर्जी के ग्रेविटेशनल पुल या इसके इफ़ेक्ट को देखा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली किस तरीके से ये काम करती है ये आज तक कोई नहीं जान सका। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले इंसान थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्पेस एम्प्टी नहीं है, यानी कि इसमें कुछ अमेजिंग प्रॉपर्टीज छिपी हुई हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसमें ग्रेविटी को लार्ज स्केल में एक्सप्लेन किया गया। इट सेज ग्रेविटी इज द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, यानी कि यूनिवर्स एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक है जिस पर प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और कॉस्मिक बॉडीज एक ऑब्जेक्ट की तरह हैं। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज़्यादा वो कर्व बैंड होगा, जस्ट लाइक किसी चादर पर एक बॉल रखी हो। पर एक सवाल है आपके लिए कि क्या होगा अगर इस स्पेस टाइम फैब्रिक पर इतना हैवी मास का ऑब्जेक्ट रखा जाए और फैब्रिक इतना बैंड हो जाए कि लाइट तक इससे एस्केप ना हो पाए। तब फॉर्म होते हैं ब्लैक होल्स। 2014 में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी, इंटरस्टेलर। इस फिल्म में स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, वर्म होल्स को, ब्लैक होल्स को, एलियन प्लैनेट्स, इन सब को साइंटिफिकली एक्यूरेट तरीके से दिखाया गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग सीन इस मूवी के एंड में था, क्लाइमैक्स में, जब फिल्म के मेन कैरेक्टर कूपर ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। दरअसल इस सीन में कूपर अपनी स्पेस क्राफ्ट को लेकर सीधे ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं। शुरू में इनके आसपास सब कुछ डार्क होता है, लेकिन जैसे जैसे वो और अंदर गिरते हैं, कुछ ग्रेन्स जैसे पार्टिकल्स इनके सामने दिखाई देते हैं। ये पार्टिकल्स स्पेस क्राफ्ट में जाकर हिट करते हैं, कुछ लाइट के फ्लैशेस निकलते हैं और आग लगने लग जाती है स्पेस क्राफ्ट में। कूपर को मजबूरन इजेक्ट करना पड़ जाता है अपने स्पेस क्राफ्ट से, और ब्लैक होल के अंदर ये गिरते चले जाते हैं और अपने आप को वे एक 5 डायमेंशनल स्पेस में पाते हैं। पर गाइस, ये सब देखकर एक बड़ा सवाल आपके मन में उठा होगा कि क्या ये पॉसिबल है?
क्या ब्लैक होल के अंदर सही में ऐसा कुछ होता है? दरअसल ब्लैक होल्स की हिस्ट्री कोई पुरानी नहीं है। 100 साल पहले तक कोई भी ब्लैक होल्स के बारे में नहीं जानता था। ये भी कहा जाता है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से बाद में जाकर ब्लैक होल्स की डिस्कवरी हुई। तो जानते हैं ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं और ये क्या होते हैं। ब्लैक होल्स स्टार से बनते हैं। जैसे सन भी हमारा एक स्टार है, उनके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। इन रिएक्शन से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। जो हीट प्रोड्यूस होती है ये बाहर की तरफ फोर्स डालती है और अंदर की तरफ स्टार्स में फोर्स आता है ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से स्टार्स जिंदा रहते हैं। ये रिएक्शंस फ्यूल्स की वजह से होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन या हीलियम। ये फ्यूल हमेशा नहीं रहेगा और जब ये फ्यूल ख़त्म होगा तब स्टार्स खुद के अंदर कोलैप्स हो जाएगा अपनी खुद की ही ग्रेविटी में। इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप का यूज़ करके साइंटिस्ट ने ब्लैक होल की इमेज कैप्चर भी की थी और इसी ने आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव भी कर दिया। लेकिन ब्लैक होल्स के बारे में हम अभी भी पूरे तरीके से नहीं जानते हैं। ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है, इसका आंसर साइंटिस्ट भी नहीं जानते। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या है तो अपने आसपास देखिए। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मिस्ट्री की तरफ, विच आर वॉर्म होल्स। एनीवेयर डोर के बारे में आप सबने सुना होगा। डोरेमोन में आपने देखा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनीवेयर डोर का यूज़ किया था। ऐसे ही तरीके से वॉर्म होल्स काम करते हैं, जिससे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक पेपर के टॉप और बॉटम में एक लाइन या सर्कल ड्रॉ करें, फिर उस पेपर को फोल्ड कर दें जिससे कि वो दोनों पॉइंट्स ओवरलैप हो जाएं और पेन से उस सर्कल में होल कर दीजिए, जिससे कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा और इसे ही वॉर्म होल कहते हैं। इसे सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने प्रपोज किया था। इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है, लेकिन वॉर्म होल का कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ थियोरेटिकल है। लेकिन फिर कैसे बार्सिलोना के साइंटिस्ट ने लैब में वॉर्म होल को बना लिया है? आपका क्या मानना है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना। आगे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।